एक्ट 1 सीन 3। एल्सिनोर महल की शोरगुल से दूर एक शांत ऊंची छत वाले कक्ष में लायर्टीज अपनी तलवार, दस्ताने और सामान समेट रहा था। लायर्टीज क्लॉडियस के विश्वस्त सलाहकार पोलोनियस का बेटा और हेमलेट की प्रेमिका ऑफेलिया का भाई। आज समुद्र की ओर जाने वाली उसकी यात्रा तय थी। फ्रांस के लिए जहाज रवाना होने वाला था। दरवाजे के पास उसकी बहन ऑफेलिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंताओं की पतलियां थीं, जैसे कोई अपनी धड़कनों को चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। लायर्टीज अपनी बहन की ओर देखता है, एक हल्की सी मुस्कान और गंभीरता का स्पर्श। ऑफेलिया, देखो, मैं जा रहा हूं, पर तुमसे एक बात कहकर ही जाऊंगा। ऑफेलिया, मेरी बहन, तुम हेमलेट से दूर रहो। हेमलेट, हाँ, वो राजकुमार है, पर उसके दिल की दुनिया पर उसका पूरा अधिकार नहीं है। देखो बहन, उसके ऊपर राज्य की जिम्मेदारियां हैं, राजनीति है, दरबार है, और ऐसे पुरुष अक्सर दिल से नहीं, ताज के बोझ से बंध कर चलते हैं। ओफिलिया की आंखें हल्की सी झुक गईं। हेमलेट का नाम आते ही मानो उसकी सांस ठहर गई थी। वो धीमे से बोली, भैया, ये सब मैं भी जानती हूं, मगर हेमलेट वैसा नहीं है। वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगा। उसके शब्द, उसकी नजरें सब सच्चे हैं। भैया, इस वक्त वो अपने पिता की मौत के दुख में डूबा हुआ है। उसे मेरे सहारे की जरूरत है। लायर्टीज उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, ऑफेलिया, सच और मोह कई बार एक जाल बुनते हैं। हेमलेट की मुस्कान, उसके मीठे शब्द और इस वक्त उसका गम हो सकता है सच्चे हो, पर उसका भविष्य, वो उसका अपना नहीं है। वो चाहे तुम्हें अपना दिल दे चुका हो, और हो सकता है कि उसे तुमसे सच्चा प्यार भी हो गया हो। पर ओफेलिया, शहजादों के विवाह उनके नहीं, राज्य की मर्जी से होते हैं। तुम कभी उसकी नहीं हो पाओगी। मेरी एक बात याद रखना ओफेलिया, मेरी बहन, अपनी मोहब्बत को अपने दिल में एक परछाई की तरह रखना। उसको कभी हकीकत मत मान लेना। ऑफेलिया की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी, पर उसने सिर हिलाकर मान लिया। लायर्टीज उसे गले लगाता है और कुछ देर के बाद बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद होता है और तभी एक भारी धीमे कदमों की आवाज। दरवाजा फिर खुलता है। अंदर आता है ओफेलिया और लायर्टीज का पिता पोलोनियस। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक अति सयानी मुस्कान है और आंखों में एक चालाक चमक। लायर्टीज, मैं तुम्हें विदा करने ही आ रहा था। चलो, अच्छा हुआ मुलाकात हो ही गई। लायर्टीज रुक जाता है। पोलोनियस अपनी लंबी सूची सुनाना शुरू करता है। बेटा, बेशक तुम फ्रांस जा रहे हो, और हम जानते हैं हमें भूलोगे नहीं, लेकिन कुछ बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। कैसी बातें पिताजी? ठहरो, देखो, मैंने पूरी सूची बना रखी है। सुनो, ये देखो। बेटा, फ्रांस जाओ, पर याद रखना, ज्यादा बोलना मत, दुश्मनी जल्दी मत पालना, दोस्त चुनना पर कम, सुनो सबकी पर बोलो कम, समझे? और अपने कपड़े ध्यान से पहनना। तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारी शान दिखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, कभी कर्ज मत लेना और कभी भी कर्ज मत देना। चलो, अब निकलने की तैयारी करो, कहीं देर ना हो जाए। लायर्टीज अपने पिता की इन अनंत सीखों को सहते हुए अंततः कमरे से बाहर निकल जाता है
और अब कमरे में बस पोलोनियस और ओफेलिया, और हवा में एक अनकही घबराहट। ओफेलिया, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या? राजकुमार हेमलेट तुम्हें पत्र लिख रहा है? ओफेलिया जैसे अचानक पकड़ ली गई हो। हल्की शर्म, हल्का डर और थोड़ी हिम्मत उसके चेहरे पर एक साथ खिल उठते हैं। जी पिताजी। हाँ, ये सच है। अच्छा, कैसे पत्र? जी, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र? जी, वो उन पत्रों में प्रेम से भरी बातें लिखता है। पोलोनियस एक जोरदार ठहाका लगाता है, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं, तिरस्कार की थी। प्रेम, राजकुमार का प्रेम। ओफेलिया, तुम बिल्कुल बच्ची हो बेटा। ये राजकुमारों की बातें दिल बहलाने के खिलौने होते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, हैमलेट का दिल उसका नहीं है, वो उस ताज का है, इस राज्य का है। और मैं, तुम केवल उसके उदास दिनों की एक मीठी सी राहत हो, बस, और कुछ नहीं बच्ची। ओफेलिया की आंखें भर आई, पर आवाज अब भी शांत थी। पर पिताजी, हेमलेट सच्चा है। उसकी कसमों में, उसके वादों में कोई छलावा नहीं है। वो मुझे दिल से चाहता है। पोलोनियस उसकी बात काट देता है। बस ओफेलिया, बस। आज से तुम हेमलेट से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखोगे। न पत्र, न मुलाकात और न संदेश। क्यों पिताजी? क्योंकि मुझे लगता है कि वो लड़का केवल तुम्हारी मासूमियत के साथ खेल रहा है। तुम जैसा मैं कहूंगा वो मानोगी। आज से ये सब बंद। ओफेलिया की सांस टूटती है, जैसे दिल पर कोई जंजीर कस दी गई हो, लेकिन वो अपना दर्द निकलते हुए कहती है, ठीक है, जैसा आप कहें पिताजी। और इतना सुनते ही कमरा फिर से शांत हो जाता है। ओफेलिया अकेली खड़ी है, आंखों में एक तूफान जिसके शुरू होने का एहसास शायद उसे भी नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं कि अभी उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने ही वाला है, राजकुमार हेमलेट का तूफान। और वो तूफान केवल राजा की मौत नहीं, एक भूत का संदेश लेकर आने वाला है। एक्ट 1, सीन 4। डेनमार्क की हवा उस रात असामान्य रूप से भारी थी। प्राचीरों पर फैली बर्फ चमक रही थी और समुद्र की दिशा से आता तेज झोंका जैसे हर सांस को जमा दे रहा हो। एल्सिनोर किले की ऊपरी प्राचीर, ऊंचा, उजाड़ और रहस्यमयी माहौल। यहां खड़ा है हेमलेट और उसके साथ होरेशियो और मार्सेलस। हवा में एक तनाव है, एक खबर का बोझ कि आज रात कुछ अवश्य होने वाला है। हेमलेट खामोश है। होरेशियो हेमलेट से कहता है, राजकुमार, क्या बात है? बहुत शांत हैं आप। हेमलेट गंभीर आवाज में होरेशियो से कहता है, होरेशियो, डेनमार्क इस समय घोर अपमान के दौर से गुजर रहा है। मेरे पिता, हमारे राजा की मौत हो गई। मेरे चाचा, जो अब मेरे सौतेले पिता बन गए, जानते हो कैसी छवि है उनकी लोगों में। वो शराबी जलसों में ऐसी नौटंकी करते
कि पड़ोसी राज्य हमारा मजाक उड़ाते हैं। होरेशियो, डेनमार्क के राजा का स्थान एक नौटंकी का रंगमंच बन चुका है। हैमलेट बोल रहा था, पर उसकी आंखें रात की धुंध में कुछ और ही खोज रही थी। उसके भीतर एक बेचैनी, एक कंपकपी उभर रही थी। मार्सिलस अंधेरे में झांकता है। उसकी नजरें चौकन्नी हैं, सांसें तेज हैं, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका तीनों के बीच से गुजरता है, जैसे किसी का अदृश्य अस्तित्व गुजरा हो। होरेशियो कहता है, राजकुमार, हैमलेट, देखो देखो, वो आ रहा है। कोहरे की सफेद चादर में एक आकृति धीरे धीरे उभरती है। एक भूत जो राजसी कवच पहने है, सिर पर धुंधला सा मुकुट, चेहरा जैसे किसी सदियों पुरानी वेदना की छाया हो। ये वही था, डेनमार्क के मृत राजा का भूत, यानी हैमलेट का पिता। उसकी आंखें सीधे अपने बेटे को देख रही थी। हैमलेट का पूरा बदन सिहर उठा। पिताजी, ये क्या सचमुच आप हैं? भूत इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अब भी मौन है। होरेशियो और मार्सिलस घबरा जाते हैं और हैमलेट को रोकने का प्रयास करते हैं। मार्सिलस हैमलेट से कहता है, राजकुमार हैमलेट, आप अकेले उसका पीछा मत करें। यह भूत है, आपको किसी गहरी खाई में भी ले जा सकता है। होरेशियो भी चिंतित हो उठा। ठहरिए राजकुमार हैमलेट, ये आत्मा है, अक्सर कई रूप धारण करती है। कहीं ये आपको पागलपन में न धकेल दे, कहीं ये आपको ऐसे अंधेरे में न ले जाए जहां से लौटना संभव न हो। लेकिन हैमलेट की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब आकर्षण था। उसके अपने पिता का भूत उसके सामने खड़ा है। यह अवसर वो कैसे खो देता। मेरे दोस्तों, रुक जाओ, मेरी राह में मत आओ। यदि ये मेरे पिता की आत्मा है तो मैं इसके पीछे इस धरती की आखिरी हद तक जाऊंगा, और अगर ये शैतान भी हुआ तो भी मैं उसके छल को पहचान लूंगा। भूत फिर मुड़ता है और कोहरे में आगे बढ़ता है। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं, बस हवा में गूंजती एक अनदेखी कंपकपी है। हैमलेट उस परछाई के पीछे भागता है और होरेशियो और मार्सिलस चिल्लाते हैं, पर रोक नहीं पाते। होरेशियो, हम राजकुमार को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक कहा मार्सिलस, चलो। अगर राजकुमार पागलपन की राह पर जा रहे हैं तो भी हमें उनके साथ रहना होगा। वो दोनों तेज कदमों से हैमलेट के पीछे भागते हैं, लेकिन हैमलेट बहुत दूर निकल चुका था। और इस तरह रात की गोद में एक राजकुमार अपने पिता की आत्मा का अदृश्य बुलावा सुनते हुए अंधेरे में खो जाता है। एक्ट 1, सीन 5। रात और गहरी हो चुकी थी। किले के उत्तरी बुर्जों पर ऐसी हवा चीख रही थी जैसे इतिहास खुद कांप रहा हो। मार्सिलस और होरेशियो को काफी पीछे छोड़ प्रिंस हैमलेट अकेला ही बहुत दूर तक निकल आया है, उन अंधेरे पत्थरों की ओर जहां भुतहा सन्नाटा हवा की सांसों से भी तेज लगता है। और तभी ठंड अचानक और कड़वी हो जाती है। हवा रुक जाती है, समय थम सा जाता है और सामने एक आकृति उभरती है।
भारी कवच में चांदनी सी धुंध से निकली हुई। कदमों की तो कोई आवाज नहीं, लेकिन एक अदृश्य भार से जमीन कांप रही है। अब हेमलेट अपने पिता के भूत के सामने निस्तब्ध खड़ा है। मृत राजा का भूत, यानी हेमलेट के पिता का भूत, उससे कहता है, हेमलेट, मेरे बेटे, मेरे खून के वारिस, मेरी आत्मा अभी तक दुख के कारण बंधन में है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा बदला लिया जाएगा। हेमलेट का दिल करचता है। उसके रगों में खून नहीं, बिजली दौड़ती है। महाराज, पिता, क्या हुआ था? कौन था जिसने आपको हमसे छीन लिया? भूत अपना सिर उठाता है। आंखों में एक ऐसी आग चमकती है जो बदले की नहीं, धोखे की जलन है। हेमलेट, सबको यही बताया गया कि मैं सांप के दंश से मरा, लेकिन यह सच नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जहरीली है। बेटा, वो सांप जिसने मुझे मारा वो एक इंसान था। वो हमारा ही खून था, मेरा भाई क्लॉडियस। हेमलेट पीछे हटता है, जैसे शब्दों ने उसकी हड्डियों को जकड़ लिया हो। हवा में सिसकियां हैं और रात फिर से चीखती है। जब मैं बाग में विश्राम कर रहा था, तब क्लॉडियस मेरे पास आया और मेरे कानों में जहर की बूंदें टपका दी। ऐसा जहर जो नसों को जला देता है, दिल को थाम देता है और आत्मा को तड़पाता। जब मेरा शरीर मरा तो वो सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, वो मेरे भाई के गुनाह की शुरुआत थी। अब वो तुम्हारी मां से भी विवाह कर चुका है, भरोसे के उस धागे को तोड़कर जिसे हमने परिवार कहा। ये शब्द हेमलेट के भीतर आग बन जाते हैं। उसकी सांस भारी, उसका चेहरा लाल हो जाता है। हेमलेट, मेरे बेटे, तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है। पिताजी, मुझे आपके दुख की कसम, मैं इस घाव को नहीं भूलूंगा। मैं आपका बदला लूंगा। मैं क्लॉडियस को उसकी गद्दारी का स्वाद चखाऊंगा। हेमलेट, तुम्हें मेरे खून का इंतकाम लेना है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ क्लॉडियस है, तुम्हारी मां गर्ट्रूड नहीं। नहीं पिताजी, वो भी गुनहगार है, मेरी मां भी गुनहगार है। नहीं हेमलेट, नहीं, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। उसकी आत्मा का न्याय ईश्वर करेगा। तुम्हारा फर्ज मुझे मेरी हत्या का इंसाफ दिलाना है। हेमलेट, तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है। हेमलेट, तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है। तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है। और जैसे ये अंतिम वाक्य हवा में खुलता है, भूत की आकृति बर्फीली धुंध में बदलने लगती है। चेहरा गायब, कवच मंद, और फिर सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। हेमलेट वहीं खड़ा है। उसके भीतर तूफान, उसके ऊपर रात, और चारों ओर प्रतिशोध की गूंज। वो अपनी तलवार की मुट्ठी पकड़कर बोलता है,
ये धरती, ये आसमान, ये सितारे सब गवाह रहे। मैं भूलूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। क्लॉडियस, तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है। हैमलेट की आत्मा में एक आग जल चुकी है, एक ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए सिर्फ इंसाफ चाहिए। और ये रात डेनमार्क की इन अंधेरी दीवारों में सबसे बड़ा सच लिखकर चली गई। पर अभी तो तूफान की शुरुआत हुई है।